नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि झारखंड के जो सबसे महत्वपूर्ण या बड़े राज्य ये रहे थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक मुंडा राज्य, एक दूसरा छोटा नागपुर राज्य। तो आने इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो बचे हुए स्थानीय राजवंश हैं उनके बारे में। तो ये हमारा झारखंड जीके का पार्ट 12 है और झारखंड हिस्ट्री का पार्ट 7 है और क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी शानदार वीडियो है और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे सारे नोट्स सिर्फ झारखंड के नहीं, जितने आपके एनटीपीसी, एसएससी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो छोड़िए, चलिए हम डायरेक्ट अपने काम पे चलते हैं, या ये अपना जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। दोस्तों, मुंडा और छोटा नागपुर जो राजवंश था उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पलामू का रक्सल वंश। ठीक है, पलामू का रक्सल वंश हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो पे। तो आपको बता दें कि पलामू पहले सबसे पहले पलामू में जो राज करने वाले शासक रहे थे वो हमारे राजवंश रक्सल वंश के राजा थे। ठीक है, तो रक्सल वंश के जो भी थे उन्होंने सबसे पहले हम लोग के झारखंड अपना जो पलामू एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे शासन किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पहला पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सब प्रारंभ में पलामू किसके प्रभाव में था। तो आप लोग को अगर इसका आंसर देना होगा तो रक्सल वंश के प्रभाव में था। ठीक है, उसके बाद रक्सल वंश के जो राजा थे वो लोग स्वयं को राजपूत कहते थे कि वो हम लोग राजपूत हैं और हम लोग यहाँ के राजा हैं। ठीक है, और जब ये रक्सल वंश चल रहा था रक्सल वंश, तो उन्होंने अपने राज्य का 2 भागों में या 2 ब्रांच में इसका विभाजन किया था। वो 2 जगह का नाम है, एक देवगन है और दूसरा है कुंडेलवा। ठीक है, कुंडेलवा और देवगन ये 2 भागों में उसको बांटा था। और आपको बता दें इस काल में जो सबसे ज़्यादा कौन सा हम लोग के ट्राइब्स रहते थे तो वो कोरवा, गौंड और खरवार, ये प्रजाति के लोग इस काल में ज़्यादा पाए गए थे, पलामू एरिया में हैं, अभी भी हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कोरवा, गौंड और खरवार ये जनजाति के लोग वहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध हैं। और इनका जो खात्मा बंदा, इनका जो ये किससे हारे थे वो चेरो वंश थे। चेरो वंश से इन्होंने पलामू को गंवा दिया था अपने हाथों से। उसके बाद यहाँ पे शासन चलने लगा, वो चेरो वंश का यहाँ पे शासन चलने लगा। ठीक है, तो चेरो वंश के संस्थापक कौन थे भाई? तो चेरो वंश के संस्थापक थे भगवत राय। ठीक है, भगवत राय जी चेरो वंश के संस्थापक थे और इन्होंने ही रक्सल वंश को हरा के यहाँ पे अपना चेरो वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चेरो वंश के किस राजा ने आपके रक्सल वंश को हरा के यहाँ अपना राय बनाया था चेरो वंश को, तो आपको इसका आंसर देना होगा भगवत राय। ठीक है, भगवत राय। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहे, मतलब सबसे फेमस लीडर रहे या फेमस रूलर रहे, उनका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय यहाँ के सबसे प्रमुख शासक रहे और प्रसिद्ध शासक भी बोल सकते हैं। और इनके पीरियड को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ चेरो वंश। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है इन्हीं के पीरियड को, यानी इनके काल में बहुत कुछ इन्हें प्राप्त हुआ या बहुत अच्छे से शासन किया इन्होंने, बहुत अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए इनके गोल्डन पीरियड बोला जाता है चेरो वंश का। ठीक है, यहाँ की जो जनता थी पलामू की वो काफ़ी खुशहाल रहती थी इनके शासन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ चेरो वंश बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पहला शासक और अंतिम शासक। तो जिस राज्य में या जो आपका क्षेत्रीय राजवंश में आपका कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है उसको का मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे इसका जो अंतिम राज्य था, अंतिम शासक थे इस राज्य का, वो था चूड़ूमन राय। ठीक है, चूड़ूमन राय जो कि आपके चेरो वंश के आखिरी शासक रहे थे। उनके बाद इनका चेरो वंश था वो ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, ये हम लोग का चौथा राजवंश था जो कि आपको मैंने बताया। आपको बता दें ये इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद 5वां राज्य है सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, सिंहभूम का सिंह वंश जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है अब झारखंड के इतिहास में, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो भाई जो बहुत सारे हो जाति का उल्लेख है, उसके अनुसार कहा जाता है कि हो जाति के जो कुल देवता थे सिंहभोंगा, उन्हीं के नाम पे ये सिंहभूम पड़ा था नाम। ठीक है, सिंहभूम का नाम कैसे पड़ा, तो हो जाति का जो देवता थे, कुल देवता, इसका नाम था सिंहभोंगा। यहाँ से आपको दो चीज़ याद हो गया कि हो जाति के कुल देवता का क्या नाम है, तो सिंहभोंगा नाम है, और इन्हीं के नाम पे सिंहभूम यहाँ पे नाम पड़ा था। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पे एक ग्रंथ था, जो ग्रंथ है इसका आपका सिंहवंश का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंश प्रभा। ठीक है, वंश प्रभा में लिखा गया है कि जो हम लोग का सिंहभूम का सिंहवंश था उसको 2 भागों में या 2 शाखाओं में डिवीजन किया गया था। ठीक है, अब उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली शाखा जो थी उसका स्थापना हुआ था 8वीं सदी में। ठीक है, 8वीं सदी के स्टार्टिंग में या आरंभ में इसका स्थापना हुआ, और इसके जो संस्थापक थे यानी फाउंडर थे वो थे काशीनाथ सिंह। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो राजा रहे हैं 13 राजा यहाँ पे शासन किए हैं पहले ब्रांच में। इतना ही पढ़ना है वो पहले ब्रांच में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले शाखा के राजा कौन थे या फाउंडर कौन थे, तो आपको बोलना है काशीनाथ सिंह, और कुल राजा कितने थे 13। तो ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको जो सिंहवंश को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। किसके कौन सा ग्रंथ के अनुसार, तो वंश प्रभा। ठीक है, वंश प्रभा, ठीक है, उसके अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, और इसका नामकरण कैसे हुआ, तो हो जनजाति के जो कुल देवता हैं सिंहभोंगा, उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ। चलिए हम दूसरी शाखा की तरफ चलते हैं। दूसरी शाखा का जो स्थापना हुआ था ये 1205 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था दर्प नारायण सिंह। तो ये आपको याद रखना है, इनके जो संस्थापक थे वो थे दर्प नारायण सिंह, इन्होंने ही दूसरी शाखा का स्थापना किया था। उसके बाद बने युधिष्ठिर सिंह, उसके बाद बने काशीराम सिंह जो कि पुत्र थे युधिष्ठिर सिंह के। ठीक है, इन्होंने ही अपना राजधानी चेंज करके अपना पराहट को अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है, उसके बाद आए अत्युंत सिंह जो कुल देवी के रूप में पौरी देवी को प्रतिष्ठा करवाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कुल देवी के रूप में पौरी देवी को प्रतिष्ठा करवाई थी। उसके बाद आए अत्युंत सिंह, अत्युंत सिंह हो गया, उसके बाद त्रिलोचन सिंह, फिर अर्जुन सिंह, फिर जगन्नाथ सिंह। ठीक है, इसी के जगन्नाथ सिंह के ही समय में भुइया जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके काल में या फिर किस राजा के शासन में आपका भुइया जनजाति का विद्रोह हुआ था। तो आपको बोलना है जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह के काल में ही भुइया आंदोलन का विद्रोह हुआ था। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं फिर से एक बार। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सिंहवंश का नामकरण कैसे हुआ, तो हो जनजाति के जो कुल देवता हैं सिंहभोंगा के नाम पे। दूसरा है ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ के अनुसार इसको 2 शाखाओं में बांटा गया, तो वंश प्रभा। ठीक है, उसके बाद जो 2 शाखाएं थी, पहली शाखा का फाउंडर कौन था, तो काशीनाथ सिंह थे। दूसरे राजा के दूसरे जो ब्रांच था उसका संस्थापक कौन थे, तो दर्प नारायण सिंह। और इसका जो अंतिम शासक थे जगन्नाथ सिंह, जिनके काल में भुइया जनजाति का विद्रोह हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि उस समय सिंहभूम का ये राजधानी पराहट किसने किया था, तो काशीराम सिंह ने पराहट को राजधानी बनाया था। और ये अत्युंत सिंह आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जानने के लिए आप जान लीजिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद हम लोग का आता है मानभूम का मानवंश। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ है तो आपको बता दें कि इसका जो शासन क्षेत्र था वो मानभूम हजारीबाग का एरिया था। हजारीबाग मानभूम में इसी एरिया में इसका रूलिंग एरिया था। और इसका जो उल्लेख कहाँ क्या हुआ है, तो 8वीं सदी का जो दूध पानी शिलालेख स्क्रिप्चर बोलते हैं, दूध पानी स्क्रिप्चर में इसका उल्लेख किया गया है मानभूम का। उसके बाद 13वीं सदी की कवि गंगाधर द्वारा लिखित
गोविंदपुर शिलालेख में, यानी दो चीज़ में इसका उल्लेख है। सबसे पहला है कि 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख में और 13वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख में, ठीक है, ये दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। और आपको बता दें कि मानवंशी शासक बहुत अत्याचारी थे। यहाँ का जो भी शासक रहे, जो भी रूलर रहे या फिर जो भी किंग रहे, वो बहुत ही शासक थे। इसी कारण से क्या हुआ, यहाँ पे 10वीं सदी में हुआ भूमि स्वराज आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। 10वीं सदी में यहाँ पे भूमि स्वराज आंदोलन शुरू हो गया और जितने सबर जनजाति के लोग थे ना, वो मानभूम को छोड़ के पंचायत जो राज्य है, पंचायत जो राज था, वो आगे आपको बताएंगे पंचायत राज में, वहाँ पे सब कोई अपना निवास बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला चीज़ की 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला कि मानभूम का क्षेत्र कहाँ है, तो आपको ये हजारीबाग का क्षेत्र है। दूसरा है कि ये कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, तो 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख में और 13वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख में। और आपको बताते हैं कि जो भी मानवंशी शासक रहे या रूलर रहे, बहुत अत्याचारी थे। इसी कारण से वहाँ के सबर जनजाति के जो लोग थे, वो वहाँ छोड़ के, मानभूम छोड़ के पंचायत में निवास करने लगे। और इसी समय, इसी काल में भूमि स्वराज आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। तो ये आपका हो गया मानभूम का मानवंश। अब हम लोग चलते हैं 7वां जो हम लोग का क्षेत्रीय राजवंश है, वो रामगढ़ राज्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रामगढ़ राजवंश। देखिए, रामगढ़ मतलब रामगढ़, तो जहाँ राम का निवास है उसी को हम लोग रामगढ़ बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका नाम के अनुसार ऐसा ही मीनिंग होता है। तो इसका जो संस्थापक थे वो बुद्धदेव, ठीक है, बुद्धदेव सिंह थे इसके जो शासक थे, नागवंशी। ये क्या थे, नागवंशी शासकों, जो नागवंशी शासक थे उसके दरबार में ये कार्यरत थे, या उसी के दरबार में कार्यरत थे, या फिर सेवक थे, कुछ भी थे। तो उनका वहाँ पे पंगा हो गया भाई, नागवंशी जो रूलर थे उनसे, तो उसी से वो उग्र होके या फिर गुस्सा होके उन्होंने अपना एक राज्य स्थापना किया, जिसका नाम पड़ गया रामगढ़ राज्य, ठीक है। और ये 1368 में ईस्वी में यहाँ का निर्माण हुआ। तो उसके फाउंडर रहे भगदेव सिंह। 1368 में इसका निर्माण किया गया। अब यह क्या हुआ कि जब रामगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे समय समय पे बहुत सारे आपका कैपिटल सिटी बनते गया, क्योंकि इसको अपना एक अच्छा ये बनाना था, अच्छा राज्य बनाना था। तो इसी कारण से वो समय समय पे चेंज करता रहा अपना कैपिटल को। तो इसी कारण में आपको याद रखना है कि 6 ठो यहाँ पे टोटल बना था इसका कैपिटल। सबसे पहला जो कैपिटल था सिसिया। आपको यहाँ के फाउंडर जो थे बगदेव सिंह, उन्होंने ही बनाया होगा, इसी सबसे पहला कैपिटल था सिसिया। उसके बाद हुआ उड़दा। इसका उल्लेख कहीं नहीं है कि इसका किस राजा ने या किसने इसका यहाँ पे उड़दा का अपना बनाया था राजधानी। तो बहुत सारे बुक में लिखा भी हुआ है या बताया गया है कि बुद्धदेव सिंह ही ने ट्रांसफ़र किया था अपने कैपिटल को सिसिया से उड़दा। बट आपको अभी इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, उड़दा का कोई नाम नहीं है, इस संस्थापक ने किया था। उसके बाद तीसरा जो था वो था बादम, ठीक है, जिसका हेमंत सिंह जो थे उन्होंने इसका राजधानी चेंज किया था। उसके बाद आए दलेर सिंह, जिन्होंने अपने राजधानी रामगढ़ को बना दिया। और उसके बाद आए तेज सिंह, जिन्होंने अपने राजधानी इचाक को बनाया। और सबसे जो अंतिम राजधानी रही वो पद्मा रही, जिसको ब्रह्मदेव नारायण ने बनाया था राजधानी। एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला और आखिरी राजधानी कौन सा था, तो आपको बताना है शिष्या और पद्मा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि पहला और आखिरी कौन है, तो पहला है शिष्या और आखिरी है पद्मा। ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा, रामगढ़, इचाक वगैरह दिया रहेगा, तो बट आपको दिमाग पे याद रखना है शिष्या और पद्मा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रामगढ़ राज्य। उसके बाद रामगढ़ राज्य में भी जो हम लोग हजारीबाग भी जो था वो भी रामगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि खड़गड़िया राज्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ के संस्थापक थे वो हंसराज देव थे, ठीक है। हंसराज देव जो कि थे साउथ के ये थे आदमी थे, वो यहाँ पे आए थे अपना वैवाहिक जीवन संबंध बनाने के लिए इधर आए थे। इसीलिए वो एक ब्राह्मण थे, तो इधर की किसी औरत से शादी किए थे, इसीलिए यहाँ से वैवाहिक संबंध बन गया था। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 15वीं सदी में हुआ था, 15th सेंचुरी में। और प्लेस था या जगह बोलिए तो रामगढ़ का उत्तर पूर्व भाग यानी हजारीबाग। और बंदावत जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग क्षेत्र का पर अधिकार इन्होंने जमाया था, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया इतना ही। तो उसके बाद हम लोग का आता है पंचायत राज्य।
पंचायत राज जो कि आपका धनबाद एरिया में पड़ता है, मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य इसी को माना जाता था। सबसे मोस्ट पावरफुल एरिया मानभूम क्षेत्र को ही माना जाता था। और यहाँ का जो राजा था, संस्थापक था, उसको बोलते, उसका कोई नाम एक्चुअली है नहीं कौन सा इसका ये था, लेकिन बहुत किसी जगह मैंने यूट्यूब पे देखा को अनुश्रुति लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने अनुश्रुति लिख दिया है, बट मैं इसका श्योर नहीं हूँ। फिर भी अगर किसी जगह आपको मिलता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो काशीपुर के नरेश के पुत्र जो थे अनुश्रुति, ये इसके शासक थे, ठीक है। और इसका राज्य चिन्ह था कपिला गाय का पूंछ या चंवर। इसके पीछे एक कहानी है कि कपिला गाय का पूंछ और चंवर का क्यों इसकी राज्य चिन्ह है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जब काशीपुर के जो नरेश थे, जब वो जा रहे थे अपने जगन्नाथ पुरी की यात्रा में, तो इनकी जो पत्नी थी उनका उस समय उन्होंने एक पुत्र हुआ उनको, जो कि इस दौरान में किसी जंगल में हुआ था। तो उस समय उनका जो पुत्र था वो कपिला गाय को बच्चे को पाला था। इसी कारण से कपिला गाय का पूंछ या चंवर को इसकी राज्य चिन्ह के रूप में रखा गया। और आपको बता दें, इसी कारण से यहाँ के जो भी राजा थे उनको गौमुखी राजा भी कहा जाता था, कि यहाँ के जो भी राजा बने उसको गौमुखी राजा के तौर पे भी कहा जाता था। उनका निकनेम गौमुखी राजा बोला जाता था। उसके बाद और एक दो वंश है, जैसे ढालभूम का ढाल वंश, उसके बाद सरायकेला। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सरायकेला वाले एक एग्जाम में पूछा गया था कि सरायकेला का संस्थापक कौन है, तो विक्रम सिंह है सरायकेला के संस्थापक। और डालभूम के डाल वंश में क्या होता है, नरबली प्रथा का प्रचलन था, जो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और बाकी जितने भी आपके थे क्षेत्रीय राजवंश वो सारा कुछ खत्म हो गया। आगे के वीडियो पे हम आपको बताएंगे जितना हम लोग का विद्रोह हुआ, जातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, नेशनल मूवमेंट, जो भी हुआ मूवमेंट, विद्रोह जो भी हुआ, उस सारे के बारे में हम लोग बताएंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग आगे की जो भी हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट है वो सारा कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग ने मध्यकालीन और एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल पीरियड ख़त्म कर चुका है। अब मॉडर्न पीरियड बचा हुआ है झारखंड का, तो मॉडर्न पीरियड भी हम लोग ख़त्म कर देंगे आने वाले कुछ समय पे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दबा के, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका नोट्स मिलने चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।